पूरा कमरा आरोही की हंसी से गूंज उठा था और विद्युत हैरानी से आरोही को देखे जा रहा था। तभी उसकी नजर वहां खड़े ध्रुव और रूडी पर भी पड़ी, जिनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक अलग सा कॉन्फिडेंस। विद्युत से आरोही की हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो झल्लाते हुए बोला, क्या तुम पागल हो गई हो आरोही? आरोही हंसते हुए बोली, मैं पागल नहीं, बल्कि तुम बेवकूफ हो। विद्युत को आरोही की बात समझ में नहीं आई। तभी आरोही ने आगे कहा, तुम अपने आप को बहुत बड़ा मास्टरमाइंड समझ रहे थे, पर ये भूल गए थे कि मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो तुम्हारी रगों में है। विद्युत चिढ़ते हुए बोला, जो भी कहना है साफ साफ कहो, ये पहेलियां सुनकर मुझे इरिटेशन हो रही है। आरोही एक हल्की स्माइल के साथ बोली, तुम्हें क्या लगा तुम इस तरह मुझे अपना सच बताओगे और मैं हैरान हो जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अब तक तुमने मेरे जो भी एक्सप्रेशंस देखे वो सब एक्टिंग थी, क्योंकि भले ही तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम्हारे प्लान के हिसाब से हुआ है, पर सच इससे उल्टा है। मैं तुम्हारे प्लान में नहीं, बल्कि तुम मेरे प्लान में फंस चुके हो। विद्युत चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? आरोही ने कहा, मतलब ये कि तुम ही पैंथर हो, ये मुझे पहले से पता था। आरोही की बात सुनकर विद्युत के होश उड़ गए। वो चौंकते हुए बोला, क्या? आरोही ने कहा, हाँ विद्युत, मुझे ये बहुत पहले से पता चल गया था, जब तुमने अपनी मौत का नाटक किया उससे भी पहले। और उस दिन से ही हम सब तुम्हें वही दिखा रहे थे जो तुम देखना चाहते थे। विद्युत को आरोही की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो उस बात को नकारते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरोही विद्युत को चिढ़ाते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर पैंथर का ईगो हर्ट हो गया क्या? तुम्हारा नकाब भले ही तुमने आज उतारा है, पर तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने बहुत पहले आ चुका था। विद्युत के चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि आरोही ने सच में उसका भ्रम तोड़ दिया था, पर अभी तक वो ये नहीं समझ पाया था कि आखिर ऐसा हुआ कैसे था। वो बेचैन होते हुए बोला, पर तुम्हें मेरा सच पता कैसे चला? आरोही ने कहा, उस छोटे से निशान से जो तुम्हारी कलाई पर है। विद्युत ने अपनी कलाई देखी, जिस पर एक छोटा सा शेर की शक्ल का टैटू बना हुआ था। वो टैटू इतना छोटा था कि जब तक उसे गौर से देखा नहीं जाता, तब तक किसी को वो ठीक से नजर नहीं आएगा। पर विद्युत को इस बात ने हैरत में डाल दिया था कि आखिर आरोही ने वो निशान नोटिस कब किया था। आरोही विद्युत से बोली, उस दिन बस्ती में जब मैं और बब्बन शक्ति से मिलने गए थे, तब रूडी के पेजर में मैंने शक्ति से हुई मुलाकात का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। जब मैं और रूडी उस रिकॉर्डिंग को देख रहे थे, तब मैंने शक्ति के इकलौते हाथ पर गौर किया, जिस पर एक शेर का छोटा सा टैटू बना था। अचानक मुझे लगा जैसे मैं वो टैटू पहले भी देख चुकी थी। तभी मुझे याद आया कि मैंने ठीक वैसा टैटू बाबू के हाथ पर भी देखा था और बब्बन के हाथ पर भी। विद्युत आरोही को पैनी नजरों से देख रहा था कि तभी आरोही आगे बोली, और मजे की बात यह है कि मैंने ठीक वैसा टैटू तुम्हारी कलाई पर भी देखा था। वो सब देखकर मैं एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा हैरान रह गई थी, पर फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि ये टैटू किसी शेर का नहीं, बल्कि एक चीते यानी पैंथर का था। ये सुनकर विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी ज्यादा बेचैन हो गए। आरोही ने अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, फिर मैंने अपना दिमाग दौड़ाया। मैंने उस वीडियो में मलिक और एसीपी बग्गा की भी कलाइयां चेक की, पर मुझे वहां कोई टैटू नजर नहीं आया। मुझे समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा कि मलिक और बग्गा पैंथर के लिए काम नहीं कर रहे। आरोही की बात सुनकर विद्युत बेचैन होते हुए बोला, इसका मतलब मलिक का खून? आरोही उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, तुम सही समझ रहे हो विद्युत, मलिक मरा नहीं बल्कि जिंदा है। ये सुनकर विद्युत के पूरे शरीर में एक पल के लिए एक सिहरन सी दौड़ गई। तभी आरोही विद्युत को अतीत में लेकर गई, जिस रात वो मलिक के घर में उसकी जान लेने के लिए दाखिल हुई थी। उस रात जब आरोही मलिक के बेडरूम में थी और उसे मलिक के आदमियों ने घेरा हुआ था, तब मलिक उसे सीरियस नजरों से देख रहा था, लेकिन आरोही को उसकी आंखों में खुद के लिए जरा से भी नफरत या खतरा नजर नहीं आ रहा था। वो मलिक से बोली, मेरे साथियों को लगता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आई हूँ, पर सच कहूँ तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। दरअसल मैं यहाँ तुमसे सच जानने आई हूँ। मलिक ने आरोही से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि
कोई ऐसा सच है जो तुम्हें नहीं पता? आरोही ने मलिक से कहा। मुझे बताया गया है कि तुम पैंथर के लिए काम करते हो और यहाँ सिर्फ मुझे मारने के लिए आए हो। मलिक ने थोड़ा बेचैन होते हुए पूछा। और ये तुमसे किसने कहा? आरोही बोली। मेरे भाई विद्युत ने। विद्युत का नाम सामने आते ही मलिक भड़क उठा। वो तेज आवाज में आरोही से बोला, तुम्हारा भाई तुमसे झूठ कह रहा है। मैं भला तुम्हारी जान क्यों लूंगा? उल्टा मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया है। मलिक की बात से आरोही का शक यकीन में बदल गया, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसे मलिक से चाहिए थे। वो बोली, तो फिर सच क्या है? कौन है ये पैंथर और ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या विद्युत ये बात जानता है कि तुम पैंथर के आदमी नहीं हो और मुझे मारना नहीं चाहते? मलिक एक गहरी सांस लेते हुए बोला, विद्युत सब जानता है आरोही, और उसने तुम्हें अंधेरे में रखा है। आरोही ने चौंकते हुए पूछा, इसका मतलब विद्युत पैंथर के लिए काम करता है? मलिक ने कहा, विद्युत पैंथर के लिए काम नहीं करता, बल्कि विद्युत ही पैंथर है। मलिक की बात ने आरोही को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। थोड़ी देर के लिए उसे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया था और वो किसी मूर्ति की तरह जमी हुई थी। मलिक ने आरोही को विद्युत की सारी सच्चाई बताई। सब कुछ सुनने के बाद आरोही मानो टूट सी गई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका खुद का भाई उसके साथ ऐसा कर सकता था। मलिक आरोही को संभालते हुए बोला, मैं जानता हूं कि ये सच तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पर ये वक्त दुखी होने का नहीं है आरोही बेटी। तुम्हारे पिता के लिए मैंने सालों काम किया है। मैं उन्हें अपने बड़े भाई जैसा मानता था और उनके बच्चों को अपने बच्चों जैसा। पर विद्युत तुम्हारे पिता का बेटा कहलाने लायक नहीं है, इसीलिए तुम्हारे पिता ने अपना बिजनेस तुम्हें सौंपना चाहा, क्योंकि उन्हें तुम पर विश्वास था और मैं चाहता हूं तुम उनके विश्वास पर खरी उतरो। तुम्हें विद्युत के जुर्म की दुनिया को खत्म करना होगा और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूं। आरोही मलिक की बातों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मलिक का एक आदमी वहां एक टैबलेट लेकर आया। वो उस टैबलेट को मलिक को दिखाते हुए बोला, सर ये देखिए, हमारे कैमरास में क्या कैद हुआ है। मलिक ने जैसे ही टैबलेट की स्क्रीन पर देखा, उसे उसके बंगले से कुछ दूर एक कार खड़ी नजर आई। जब उसने उसे जूम किया तो देखा कि कार के अंदर विद्युत बैठा था, जिसकी नजर मलिक के बंगले की तरफ थी। मलिक आरोही को वो फुटेज दिखाते हुए बोला, विद्युत तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच गया है आरोही। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि तुम उसकी सच्चाई जान चुकी हो तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आरोही कुछ सोचते हुए मलिक से बोली, विद्युत जानता है कि मैं यहाँ आपकी जान लेने आई हूँ, तो क्यों ना उसके इस यकीन को सच में बदल दिया जाए। मलिक हैरान होते हुए बोला, क्या मतलब? आरोही ने कहा, विद्युत के लिए आज यहाँ आपकी मौत होगी, पर आप जिंदा हैं ये बात तब तक उसके सामने नहीं आएगी जब तक मैं पैंथर का असली चेहरा दुनिया के सामने नहीं ले आती। मलिक आरोही की बात समझ गया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, तुम्हारी इस लड़ाई में मैं और एसीपी बग्गा दोनों तुम्हारे साथ हैं। आरोही के मुंह से उस रात की हकीकत सुनकर विद्युत के चेहरे पर बेचैनी के भाव आ गए थे। तभी आरोही ने आगे कहा, उसके बाद एसीपी बग्गा ने हमारी मदद के लिए डीसीपी राठौड़ को हमारे पास भेजा। हम सब ये जान चुके थे कि बब्बन तुम्हारे लिए काम कर रहा था, इसलिए डीसीपी राठौड़ ने ये झूठ बोला कि वो सस्पेंड हो चुके हैं, जबकि राठौड़ कभी सस्पेंड हुए ही नहीं थे। वो आज भी एक ईमानदार पुलिस वाले हैं जो अंडरकवर रहते हुए आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। विद्युत के होश उसके काबू में नहीं थे, क्योंकि आज पहली बार उसे ऐसी मात मिली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी आरोही विद्युत से बोली, इस जगह की खबर मलिक के साथ साथ पुलिस को भी लग चुकी है विद्युत। एसीपी बग्गा किसी भी वक्त यहाँ अपनी पूरी फोर्स के साथ आ रहे होंगे। तुम्हारा यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। सारी बात सुनकर विद्युत का दिमाग खराब हो गया था। वो गुस्से में भड़कते हुए बोला, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि एक बार मेरा ये वेपन बन गया, उसके बाद चाहे यहाँ हजारों पुलिस वाले भी क्यों ना आ जाएं, मैं उन सबको भाप में बदल दूंगा। आरोही ने हंसते हुए विद्युत को चुनौती दी। पर तुम इस वेपन का इस्तेमाल करोगे कैसे? क्योंकि उसके लिए तुम्हें पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी।
जिसके बारे में सिवाय डॉक्टर विश्वनाथ के किसी को नहीं पता। और जैसा तुम जानते हो कि डॉक्टर विश्वनाथ की याददाश्त अभी वापस नहीं लौटी है। विद्युत ने चौंकते हुए विश्वनाथ की तरफ देखा। तभी आरोही ने कहा, डॉक्टर विश्वनाथ की डायरी में हमने साफ पढ़ा था कि एक बार अगर इस मशीन में इस पत्थर को लगा दिया, उसके बाद भी उसके एक खास पासवर्ड डाले बिना इस हथियार को एक्टिवेट नहीं किया जा सकता। पर उस डायरी में डॉक्टर ने वो पासवर्ड लिखा नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा था कि वो पासवर्ड सिर्फ उनके दिमाग में ही है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान जो दुनिया का दुश्मन बन बैठा हो, वो इस हथियार का इस्तेमाल कर सके। विद्युत झल्लाया हुआ इधर से उधर टहलने लगा, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे उस हथियार को एक्टिवेट कर सकता था। विद्युत को उसका खेल खत्म होता नजर आ रहा था, पर फिर भी वो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। उसे ऐसा मन कर रहा था कि आरोही और उसके साथियों को अभी के अभी मौत के घाट उतार दे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी उसे खुद को बचाना लग रहा था। तभी विद्युत के दिमाग में कुछ आया और दोबारा से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो डॉक्टर विश्वनाथ की तरफ मुड़ते हुए बोला, मैंने तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए भले ही सब कुछ कर लिया डॉक्टर, पर एक चीज मैंने तुम पर कभी ट्राई नहीं की। डॉक्टर विश्वनाथ ने विद्युत की तरफ घबराई हुई नजरों से देखा। विद्युत ने अपने आदमियों से विश्वनाथ को पकड़कर उस लैब बेड पर लिटाने को कहा और उसके आदमियों ने विश्वनाथ के साथ ठीक वैसा ही किया। आरोही, ध्रुव और रूडी ने विश्वनाथ को छुड़ाना चाहा, पर वहां खड़े बाकी आदमियों ने उन्हें रोक दिया। तभी विद्युत विश्वनाथ के पास जाते हुए बोला, भले ही तुम्हें अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम्हारा अतीत अभी भी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में कैद है। मुझे बस उसी को एक्टिवेट करना होगा और वो पासवर्ड मेरे हाथ लग जाएगा। इतना कहते हुए विद्युत ने अपने साइंटिस्ट से विश्वनाथ पर वही केमिकल का इस्तेमाल करने को कहा जो थोड़ी देर पहले वो रूडी पर इस्तेमाल करने जा रहा था। ये सुनकर आरोही, ध्रुव और रूडी तीनों घबरा गए, क्योंकि उन्हें पता था कि वो केमिकल इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे विश्वनाथ की जान भी जा सकती थी। रूडी छटपटा रहा था, पर विद्युत के आदमी उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वहां मौजूद साइंटिस्ट ने विश्वनाथ पर वो एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिससे विश्वनाथ का शरीर फड़फड़ाने लगा। कुछ देर बाद जब विश्वनाथ का शरीर छटपटाना बंद हो गया, ये देखकर रूडी का कलेजा उसके मुंह को आ गया। विश्वनाथ का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया था, यहाँ तक कि उनकी सांसें तक चलना बंद हो गई थी। क्या डॉक्टर विश्वनाथ अपनी जान गंवा चुके थे? क्या विद्युत के हाथ वो पासवर्ड लगेगा? आखिर आगे क्या होने वाला था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बनी रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। एक बार फिर से उस लैब में एक खामोशी सी छा चुकी थी। सबकी नजरें डॉक्टर विश्वनाथ पर थीं, जो बेड पर बेजान पड़ा था। उसके शरीर में ना ही कोई हलचल हो रही थी और ना ही वो सांस ले रहा था। उसे इस हाल में देखकर रूडी किसी मूर्ति की तरह जम गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर उसके मुंह से जरा सी भी आवाज नहीं निकल रही थी। विद्युत भी डॉक्टर विश्वनाथ को इस तरह बेजान पड़ा देख हैरान था। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि अगर विश्वनाथ मर गया है तो उसे वो पासवर्ड कैसे मिलेगा। वो गुस्से में बड़बड़ाया, नहीं नहीं नहीं, तुम मर नहीं सकते विश्वनाथ। बिना मुझे वो पासवर्ड बताए तुम्हारी जान नहीं जा सकती। विद्युत पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, पर विश्वनाथ के बेजान शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं हो रही थी। तभी रूडी रोते हुए जोर से चिल्लाया, पापा! अचानक से न जाने कैसा जादू हुआ और विश्वनाथ एक गहरी सांस लेते हुए बोल पड़ा, रुद्र! ये देखते ही वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह गए। विश्वनाथ की सांसें दोबारा से चलने लगी थीं और उसके शरीर में एक बार फिर से हरकत होने लगी थी। ये देखकर रूडी विद्युत के गार्ड्स की पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए विश्वनाथ की ओर भागा। वो उसके पास आकर रोते हुए पापा पापा कहने लगा। विश्वनाथ की सांसें तो वापस लौट आई थीं, पर अभी भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली थीं। वो किसी तरह के नशे में लग रहा था। विश्वनाथ को जिंदा देखकर विद्युत भी हैरान रह गया था, क्योंकि आज तक उसने किसी को मरकर जिंदा होते नहीं देखा था। रूडी अभी भी विश्वनाथ को पुकारे जा रहा था, पर विश्वनाथ ठीक से जवाब देने के बजाय अजीब सा कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। विद्युत भी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया
और विश्वनाथ की बात सुनने की कोशिश करने लगा। रूडी जोर जोर से रोई जा रहा था, जिससे विद्युत को विश्वनाथ की बात समझने में दिक्कत हो रही थी। वो गुस्से से रूडी से बोला, चुप हो जा, ये कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, सुनकर बता क्या बोल रहा है ये। विद्युत की बात पर रूडी खुद को संभालते हुए अपने पिता को सुनने की कोशिश करने लगा। रूडी और विद्युत ने विश्वनाथ को टूटे फूटे शब्दों में बोलते सुना। शिव शिव मंदिर, इसे तुम ही खत्म कर सकते हो, पुराना शिव मंदिर। रूडी और विद्युत को विश्वनाथ की बात समझ में नहीं आ रही थी। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, विश्वनाथ बेहोश हो गया। विद्युत ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, पर विश्वनाथ कोई जवाब नहीं दे रहा था। विद्युत रूडी की तरफ मुड़ा और उसे धमकाते हुए उसने पूछा, तेरा बाप क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? रूडी की नजरें अभी भी बेहोश पड़े अपने पिता पर गड़ी थीं। वो कुछ सोचते हुए अपने पिता को नम आंखों से घूरे जा रहा था। विद्युत दोबारा से रूडी को धमकाते हुए बोला, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या है उस शिव मंदिर में, बोलो। विद्युत कई बार रूडी को झकझोर कर उससे शिव मंदिर या उससे जुड़ी किसी हिंट के बारे में पूछ रहा था, पर रूडी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। आखिर में विद्युत ने झल्लाते हुए रूडी को एक जोर का थप्पड़ मारा, जिससे रूडी गिर गया। जमीन पर पड़े हुए भी रूडी किसी मूर्ति की तरह जमा जमीन को देखे जा रहा था। विद्युत को रूडी पर हाथ उठाते देख आरोही विद्युत के आदमियों को धक्का देती हुई रूडी के पास आई। उसने रूडी को उठाकर बैठाते हुए उससे पूछा, तुम ठीक तो हो ना रूडी? रूडी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि वो एकटक नजर से बेहोश पड़े अपने पिता को देखे जा रहा था। वहीं विद्युत किसी पागल जानवर की तरह इधर से उधर टहल रहा था। उसकी हरकतें देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो उस वक्त बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ था। वो बड़बड़ाया, इसका पासवर्ड क्या हो सकता है? शिव मंदिर 369? क्या? मैं इतने करीब आकर हार नहीं मान सकता। मुझे किसी भी तरह इस मशीन को एक्टिवेट करना है। ये कहते हुए विद्युत तेजी से उस मशीन की तरफ बढ़ा और उस पर बने कीबोर्ड पर कुछ सोचते हुए टाइप करने लगा। उसने उस पासवर्ड की जगह पर शिव मंदिर लिखा। उसके ऐसा लिखते ही उस मशीन पर बनी छोटी सी स्क्रीन में रॉन्ग पासवर्ड लिख कर आया। ये देखकर वहां खड़ा एक साइंटिस्ट विश्वनाथ के नोट्स पढ़ते हुए बोला, रुकिए बॉस, इसमें लिखा है कि अगर 3 बार इस वेपन में गलत पासवर्ड डाला तो इसका एनर्जी सोर्स माल फंक्शन कर जाएगा और 5 मिनट में ही इसके अंदर की सारी एनर्जी एक बड़ी मात्रा में एक साथ रिलीज हो जाएगी। विद्युत ने चिढ़ते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? वो साइंटिस्ट बोला, इस छोटे से पत्थर में पूरे यूनिवर्स की एनर्जी समाई हुई है बॉस। अगर आपने 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो इस पत्थर में एक जोर का विस्फोट होगा और ये प्लैनेट उस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये प्लैनेट एक ब्लैक होल में बदल जाएगा, जिससे इस दुनिया में इंसान के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस साइंटिस्ट की बात सुनकर विद्युत समेत वहां मौजूद सभी लोग भौचक्के रह गए। कुछ सोचते हुए विद्युत ने एक बार फिर से उस कीबोर्ड में कुछ टाइप किया। ये देखकर वो साइंटिस्ट और उसके साथ वहां खड़े बाकी सब लोग भी घबरा उठे। अब की बार विद्युत ने कीबोर्ड में डेथ रे टाइप किया था, पर फिर से वो पासवर्ड गलत साबित हुआ। वो साइंटिस्ट इस बार और भी ज्यादा घबराते हुए बोला, ऐसा मत करो बॉस, नहीं तो सबके साथ साथ आप भी खत्म हो जाओगे। विद्युत ने उस साइंटिस्ट की बात को पूरी तरह से अवॉइड कर दिया और एक बार फिर से पासवर्ड सोचने लगा। तभी आरोही अपनी जगह से उठकर विद्युत से तेज आवाज में बोली, ये जुनून छोड़ दो विद्युत, नहीं तो इस दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। ये पागलपन है। विद्युत आरोही की तरफ मुड़कर गुस्से से लाल आंखें लिए बोला, ये मेरा बरसों का सपना है, मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। अगर आज मेरी मौत ही लिखी है तो वही सही, और मैं अकेले नहीं मरूंगा बल्कि पूरी दुनिया को साथ लेकर मरूंगा। विद्युत की बात सुनकर वहां खड़े उसके आदमी भी घबरा गए और अपनी अपनी बंदूकें छोड़कर खड़े हो गए। तभी आरोही विद्युत को समझाते हुए दोबारा से बोली, जिद मत करो विद्युत, तुम अभी भी अपने सभी गुनाहों से बच सकते हो। उसके लिए तुम्हें इस दुनिया को खत्म होने से बचाना होगा। विद्युत पागलों की तरह आरोही को देखते हुए बोला, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर भगवान भी आ जाए तो मुझे रोक नहीं सकता। इतना कहते हुए विद्युत ने अपने हाथ वापस से कीबोर्ड की तरफ बढ़ाए, जिसे देखकर आरोही जोर से चीखी, विद्युत नहीं। इससे पहले विद्युत की उंगलियां उस कीबोर्ड को छू पाती, अचानक से उस लैब में जोर से अलार्म्स बजने लगे। ये देखकर विद्युत के साथ साथ बाकी सब भी चौंकते हुए इधर उधर देखने लगे।
तभी अचानक उस लैब का दरवाजा खुला और वहां से राठौड़ अंदर दाखिल हुआ। पर वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ दिनेश और वो कई सारे आदिवासी भी थे जिन्हें विद्युत ने बेसमेंट में कैद कर रखा था। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, राठौड़ ने उन आदिवासियों को विद्युत और उसके लोगों पर हमला करने को कहा। राठौड़ की बात सुनते ही वो सभी आदिवासी विद्युत के आदमियों पर टूट पड़े, क्योंकि वो सभी आदमी अपनी अपनी बंदूकें पहले ही फेंक चुके थे। इसलिए उन्हें दोबारा से अपनी बंदूकें उठाकर उन आदिवासियों पर गोलियां चलाने का मौका नहीं मिला। वो सभी आदिवासी विद्युत के आदमियों को जानवरों की तरह मारने लगे। उस लैब में एक भगदड़ सी मच गई, पर विद्युत अभी भी उस मशीन के पास ही खड़ा था। उसने जल्दी से उसमें पासवर्ड डालने की कोशिश की, पर तभी आरोही तेजी से उसकी ओर लपकी और उसे एक किक मारते हुए उस मशीन से दूर कर दिया। विद्युत थोड़ा दूर जाकर गिरा। वो अब गुस्से से आग बबूला हो गया था। वो झट से अपनी जगह पर उठकर खड़ा हो गया और आरोही को मारने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। देखते ही देखते आरोही और विद्युत में हाथापाई शुरू हो गई। भले ही आरोही मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट थी, पर विद्युत भी उसके सामने कम नहीं था। उसने भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट की अच्छी ट्रेनिंग ली थी, जिस वजह से आरोही के लिए उसे हराना मुश्किल हो रहा था। वहीं राठौड़, ध्रुव और वो चंद आदिवासी विद्युत के दर्जनों आदमियों से लड़ रहे थे। तभी विद्युत से लड़ते हुए आरोही ने उसे एक जोर की लात मारी, जिससे वो उछलकर उस मशीन के पास जा गिरा। आरोही विद्युत की तरफ दौड़ी, पर तभी विद्युत के एक आदमी ने अपनी बंदूक उठाकर वहां मौजूद आदिवासियों पर गोलियां चला दी। कुछ आदिवासी उन गोलियों से मारे गए। साथ ही एक गोली सीधा आकर आरोही के कंधे पर लगी, जिससे वो जमीन पर गिर गई। आरोही को गोली लगता देख ध्रुव उसे संभालने के लिए उसकी तरफ भागा। राठौड़ ने उसके पास जमीन पर पड़ी गन उठाई और विद्युत के जिस आदमी के हाथ में गन थी उसे भून दिया। ध्रुव ने जमीन पर पड़ी आरोही को संभाला, पर तभी आरोही सामने की तरफ देखते हुए चिल्लाई, उसे रोको ध्रुव! ध्रुव ने जैसे ही अपने सामने देखा, उसे विद्युत उस मशीन के पास खड़ा नजर आया, जिसके हाथ उस मशीन तक पहुंच गए थे। इससे पहले ध्रुव या कोई उसे रोक पाता, विद्युत ने कीबोर्ड में उस साइंटिस्ट का नाम टाइप किया, जिसने इस दुनिया को डेथ रे का कॉन्सेप्ट दिया था। उसके ऐसा टाइप करते ही उस मशीन में लगा पत्थर एक बार फिर से चमक उठा, जिसे देखकर ध्रुव, आरोही और विद्युत एक सेकंड के लिए अपनी जगह पर ही थम गए। विद्युत के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसे लगा कि उसने उस मशीन को चालू कर लिया था। पर अगले ही पल उस मशीन पर बनी स्क्रीन पर 2 मिनट का टाइमर दिखा और उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये देखकर विद्युत के चेहरे की मुस्कान अचानक से गायब हो गई। तभी उस मशीन के पीछे छुपा साइंटिस्ट बाहर आया और उस मशीन की स्क्रीन पर चल रहे टाइमर को देखकर घबराते हुए तेज आवाज में बोला, ये तुमने क्या किया पैंथर? अगले 2 मिनट में ये मशीन ब्लास्ट हो जाएगी और हमारे साथ साथ ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उस साइंटिस्ट की बात सुनकर आरोही और उसके साथियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। तभी विद्युत पागलों की तरह हंसते हुए आरोही से बोला, इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है आरोही। आज सिर्फ तुम या मैं ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया हमारे साथ खत्म होगी। ये बोलकर विद्युत जोर जोर से हंसने लगा। सारी बातें सुनकर वहां मौजूद विद्युत के आदमियों में एक भगदड़ सी मच गई और उनके साथ ही वो आदिवासी भी उस भगदड़ से हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगे। ध्रुव आरोही के पास ही बैठा था और राठौड़ उस भगदड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। वहीं विद्युत उस मशीन के पास खड़ा जोर जोर से पागलों की तरह हंसे जा रहा था। उस भगदड़ की आवाज के बीच भी उसकी हंसी की आवाज पूरी लैब में गूंज रही थी। देखते ही देखते वो आदिवासी भी विद्युत के आदमियों का पीछा करते हुए उस लैब से बाहर निकल गए। अब वहां आरोही और विद्युत के अलावा सिर्फ आरोही के साथी ही मौजूद थे। इतने वक्त से रूडी अपने पिता के पास ही बैठा था, मानो इतनी देर से जो कुछ भी वहां चल रहा था उसे उसका कोई होश ही नहीं था। पर जब उसके कानों में विद्युत की हंसी पड़ी तो उसके मुंह से निकला, इसे मैं ही खत्म कर सकता हूँ। उस शिव मंदिर में वही लिखा था। ये सुनते ही विद्युत हंसना छोड़ रूडी को हैरानी से देखते हुए बोला, क्या कहा? रूडी धीरे से अपनी जगह से उठा और उस मशीन के पास जाने लगा। आरोही उसे रोकते हुए बोली, रुक जाओ रूडी, आगे मत जाओ, सब खत्म होने वाला है। पर रूडी ने उसकी एक ना सुनी और वो उस मशीन के पास जाकर खड़ा हो गया। उन सब के साथ विद्युत भी रूडी को वो सब करता देख हैरान था।
तभी बेड पर पड़े विश्वनाथ को भी होश आ गया और उसने धीरे से अपनी गर्दन मोड़कर रूडी को देखा। विश्वनाथ को भले ही होश आ गया था, पर अभी भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसकी नजर सिर्फ रूडी की तरफ थी। मशीन के पास खड़ा रूडी धीरे से बड़बड़ाया, रुद्र के अंश से सृजन होगा, अंत भी वो लेकर आएगा। ये सुनकर विद्युत चौंकते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? रूडी ने विद्युत की तरफ देखते हुए सीरियस टोन में कहा, सिर्फ रुद्र का अंश ही इसे खत्म कर सकता है। विद्युत को रूडी की बात का मतलब समझ में नहीं आया, पर बेड पर पड़े विश्वनाथ के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। मशीन की स्क्रीन पर दौड़ रहे टाइमर में अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे कि तभी रूडी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कीबोर्ड पर अपना नाम टाइप किया, रुद्रांश। उसने जैसे ही एंटर दबाया, वो टाइमर 2 सेकंड पर आकर रुक गया। अगले ही पल वहां एक छोटा सा धमाका हुआ। आखिर वो टाइमर कैसे रुक गया था? वो छोटा सा धमाका आखिर क्या था? क्या उस मशीन की वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। उस छोटे धमाके के बाद कमरे में एक शांति छा गई थी। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें अभी भी बंद थीं कि तभी विद्युत ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उस मशीन की तरफ देखा और इसी के साथ उसके मुंह से चीख निकल गई, नहीं, ये नहीं हो सकता। जब सबने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वो मशीन बीच से फट चुकी थी और जमीन पर उस छोटे से पत्थर के टुकड़े पड़े हुए थे। विद्युत गुस्से से रूडी पर भड़क उठा, ये तूने क्या किया? रूडी ने शांत स्वर में जवाब दिया, वही जो मेरे पापा हमेशा से करना चाहते थे। इस पत्थर में पूरे यूनिवर्स की एनर्जी समाई हुई थी। मैंने उस एनर्जी को दोबारा से इस यूनिवर्स को वापस कर दिया। विद्युत का मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि जिस फॉर्मूला को हासिल करने में उसने अपनी सारी जिंदगी लगा दी थी, वो एक झटके में उसे हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था। वहीं रूडी के पिता एक बड़ी सी मुस्कान के साथ रूडी को देख रहे थे, क्योंकि आज रूडी ने उनका असली सपना पूरा कर दिया था। वो धीरे से लैब बेड से उठकर खड़े हुए और रूडी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए धीमी आवाज में बोले, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। अपने पिता को होश में आया देख रूडी दौड़कर उनके पास आया और उन्हें संभालते हुए बोला, पापा आपकी। विश्वनाथ रूडी की बात बीच में ही काटते हुए बोला, हाँ बेटा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। ये ईश्वर का चमत्कार ही है जिसने दूसरी बार मुझे जिंदगी दी है। हाँ, कुछ समय के लिए मैं एक बुरे सपने जैसी जिंदगी जी रहा था, पर अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गया हूँ। रूडी की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो विश्वनाथ से लिपटकर रोने लगा। वहां मौजूद आरोही, ध्रुव और राठौड़ भी उन दोनों का मिलन देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। तभी आरोही खुद को संभालते हुए उठकर विद्युत से बोली, सब कुछ खत्म हो गया है विद्युत। मैं चाहती हूँ कि अब तुम भी अपने अंदर की बुराई को खत्म कर दो और सरेंडर कर दो। कुछ नहीं रखा इन सब में। आज अगर पापा जिंदा होते तो वो भी यही चाहते, इसलिए बेहतर यही है कि आज तक जो कुछ भी हुआ उसे हम भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। विद्युत शांत खड़ा आरोही की बातें सुन रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस जम से गए थे। आरोही एक आस लगाए विद्युत के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर विद्युत के मन में क्या चल रहा था इसका उसे अंदाजा नहीं था। तभी अचानक विद्युत अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, मैंने अपनी पूरी जिंदगी खुद को साबित करने में लगा दी, पर डैड ने कभी भी मुझे काबिल नहीं समझा। इसलिए मैंने खुद की दुनिया बनाई, जिसमें मैंने वो हर काम किया जो मैं करना चाहता था। पर आज मुझसे मेरी वो दुनिया छिन चुकी है और इसकी जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तुम हो आरोही। विद्युत अभी भी उसकी बात नहीं समझ रहा था। इससे आरोही को दुख हो रहा था। वो दोबारा से उसे समझाने की कोशिश करने लगी, पर विद्युत उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो गुस्से से आरोही को आंख दिखाते हुए बोला, तुमने मुझसे मेरा सपना छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा परिवार छीनूंगा। ये कहते हुए विद्युत पास की दीवार के पास जाकर खड़ा हो गया और आरोही से बोला, मैं इस दुनिया को अपने साथ खत्म नहीं कर पाया तो क्या हुआ, पर तुम्हारी दुनिया को तो खत्म कर ही सकता हूँ। आरोही ने विद्युत को हैरानी से देखा। तभी विद्युत बोला, मुझे माफ करना आरोही, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे परिवार को तुमसे मिलवा कर रहूंगा,
पर आज मैं अपना वादा तोड़ रहा हूँ, क्योंकि आज भले ही मेरी मौत क्यों न लिखी हो, पर मेरे साथ साथ तुम्हारे विक्रम और तुम्हारे बच्चों की मौत भी होनी तय है। इतना कहते हुए विद्युत ने दीवार पर बने कुछ बटन दबाए, जिससे उस दीवार में एक दरवाजा खुल गया और विद्युत उसके अंदर चला गया। इससे पहले कि आरोही उस दरवाजे तक पहुंचती, वो दरवाजा बंद हो गया और उसकी जगह दोबारा से एक दीवार खड़ी हो गई। आरोही उस दीवार के पास पहुंचकर उस पर अपने हाथ पीटने लगी। उसने वहां लगे बटन्स को भी दबाया, पर फिर भी दीवार का रास्ता नहीं खुला। आरोही बहुत ही ज्यादा बेचैन हो गई थी, क्योंकि उसे अपने परिवार की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसे डर था कि अगर वो अपने परिवार को विद्युत से बचा नहीं पाई, तो उस अफसोस के साथ वो कैसे जिएगी। आरोही के साथ ध्रुव भी उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो दोनों ही नाकाम रहे। तभी आरोही राठौड़ से बोली, मुझे कैसे भी करके अपने परिवार को बचाना है डीसीपी, मेरी मदद करो। राठौड़ भी हड़बड़ाया हुआ था, पर साथ ही उसके चेहरे पर एक अफसोस साफ नजर आ रहा था। उसने कहा, मुझे माफ कर देना आरोही, मैंने इस किले में तुम्हारे परिवार को बहुत खोजा, पर ना ही कहीं मुझे विक्रम मिला और ना ही तुम्हारे बच्चे। मुझे नहीं लगता कि विद्युत ने तुम्हारे परिवार को यहाँ कैद करके रखा होगा। ये सुनकर आरोही बौखलाते हुए बोली, नहीं, विद्युत ने मुझसे खुद कहा था कि मेरा परिवार यही कहीं है। मुझे कैसे भी करके विक्रम और मेरे बच्चों तक पहुंचना है। तभी अचानक रूडी आरोही के पास आकर बोला, आप घबराओ मत दीदी, भले ही किसी को नहीं पता कि आपकी फैमिली कहाँ है, पर विद्युत अच्छे से इस बात के बारे में जानता है। आपको विद्युत के पीछे जाना होगा, तभी आप अपनी फैमिली तक पहुंच सकती हैं। आरोही परेशान होते हुए बोली, पर मैं उसका पीछा कैसे करूं? मुझे तो पता भी नहीं है कि वो इस रास्ते से निकलकर कहाँ गया होगा। रूडी ने आरोही से कहा, हम विद्युत को ट्रैक कर सकते हैं। आरोही ने हैरान होते हुए सवाल किया, क्या? पर कैसे? रूडी ने कहा, उस वक्त जब विद्युत मेरे एकदम पास खड़ा था, तब मैंने चुपके से अपना पेजर उसकी जेब में डाल दिया था। आप अपना पेजर चेक करो, उससे आप विद्युत को ट्रैक कर सकती हो। रूडी की बात सुनकर आरोही ने फौरन अपना पेजर चेक किया। सच में उसमें रूडी के पेजर की लोकेशन उस जगह से कुछ दूर जाती नजर आ रही थी। ये देखकर आरोही की उम्मीद बढ़ी और वो बोली, ये विद्युत ही है, मुझे उसके पीछे जाना होगा। इतना कहते हुए आरोही वहां से जाने लगी। तभी ध्रुव ने उसका हाथ पकड़ा, रुको आरोही, मैं और राठौड़ भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आरोही ने मना कर दिया, नहीं ध्रुव, तुम और राठौड़ डॉक्टर विश्वनाथ और बाकी के आदिवासियों को संभालो, मैं अकेले ही विद्युत के पीछे जा रही हूँ। ध्रुव आरोही की फिक्र करते हुए बोला, पर आरोही उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, मैंने कहा ना ध्रुव, ये मेरी लड़ाई है और आज मुझे अकेले ही इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। इसके अलावा विक्रम और मेरे बच्चे हो या फिर विद्युत, बात मेरे परिवार की है। आरोही की बात सुनकर ध्रुव चुप हो गया और हमें अपना सिर हिलाते हुए आरोही की बात मानने को राजी हो गया। रूडी और डॉक्टर विश्वनाथ को ध्रुव और राठौड़ के हवाले कर आरोही अपने परिवार को बचाने विद्युत के पीछे निकल गई। आरोही विद्युत की जेब में पड़े पेजर की लोकेशन ट्रैक करते हुए उस किले के बाहर आ चुकी थी। वो जंगल के रास्ते आगे की ओर बढ़ी चली जा रही थी, पर उसे विद्युत अभी भी कहीं नजर नहीं आया था। वहीं विद्युत उस जंगल से होते हुए एक बड़ी सी गुफा के बाहर पहुंच गया था। वो गुफा के अंदर चला गया और कुछ देर तक गुफा में आगे बढ़ने के बाद वो गुफा के दूसरे मुहाने से बाहर निकला, जहां ढेर सारे पेड़ थे। उन्हीं पेड़ों के बीच में एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था, जिसके बाहर उसके 2 गार्ड हाथों में बंदूकें लेकर तैनात खड़े थे। विद्युत उनके पास गया और उनमें से एक की गन लेते हुए बोला, अगर मेरा पीछा करते हुए यहाँ कोई भी आए तो उसे जिंदा मत छोड़ना। गार्ड्स की हामी भरते ही विद्युत उस कैबिन के अंदर घुस गया। तभी पीछे से आरोही भी उस गुफा से बाहर आई। उसने विद्युत को उस कैबिन के अंदर जाते देख लिया था। वो भागती हुई उस तरफ जाने लगी कि तभी वहां खड़े गार्ड्स ने आरोही को देखकर उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। आरोही पेड़ों के पीछे छुपकर उन गार्ड्स की गोलियों से बचने लगी। तभी आरोही ने जमीन पर पड़े 2 पत्थर उठाकर उन्हें उन गार्ड्स की तरफ फेंका, जो जाकर सीधा उन गार्ड्स के सिर पर लगे। पत्थर लगने पर उन गार्ड्स के हाथों से उनकी बंदूकें छूट गईं, जिसका फायदा उठाते हुए आरोही ने उन पर हमला बोल दिया। 2 गार्ड्स होने के बावजूद भी आरोही उन्हें उठाकर पटक रही थी और उन दोनों गार्ड्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। उन गार्ड्स को हराने के बाद जैसे ही आरोही उस कैबिन में दाखिल हुई, अपने सामने का मंजर देखकर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसके सामने पड़े बेड्स पर उसके बच्चे और विक्रम बेहोशी की हालत में लेटे हुए थे।
और उन सब के बीच में विद्युत अपने हाथ में बंदूक पकड़े खड़ा था, जिसके निशाने पर विक्रम था। विद्युत ने आरोही को धमकी दी, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे विक्रम का भेजा उड़ा दूंगा। आरोही ने नम आंखों से विक्रम को देखा। विक्रम पहले से बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहा था और उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ उगी हुई थी। उसके साथ ही आरोही के बच्चे भी बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रहे थे, जिनमें सबसे ज्यादा कमजोर आर्या लग रही थी। आरोही ने अपने परिवार को उस हाल में कभी इमेजिन भी नहीं किया था, इसलिए उनकी ऐसी हालत देखकर वो खुद को संभाल न सकी और फूट फूट कर रोने लगी। विद्युत हंसते हुए बोला, और जोर से रो आरोही, मुझे तुम्हें इस तरह टूटा देख बहुत सुकून मिल रहा है। जिंदगी भर तुम्हारी वजह से मैं खून के आंसू रोया हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे अपने हर आंसू का हिसाब चाहता हूँ। आरोही दुखी मन से विद्युत से बोली, तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो विद्युत? तुम मुझसे नफरत करते हो, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर विक्रम और मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें मेरे मासूम बच्चों को देखकर दया भी नहीं आ रही है? तुम ये कैसे भूल गए कि इनके अंदर तुम्हारा भी खून है? विद्युत चिढ़ते हुए बोला, नफरत है मुझे इस खून से जो मेरे अंदर दौड़ रहा है, और तुम्हारे बच्चों के अंदर भी, क्योंकि ये खून डैड का है, हमारे पिता का। मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ, और तुम्हें डैड के खून की इतनी चिंता क्यों हो रही है? अपनी पूरी जिंदगी ना ही वो एक अच्छे पिता बन पाए और ना ही एक अच्छे पति। वो तो अरुण ने उनकी जान ले ली, वरना मैं खुद उन्हें अपने हाथों से मारने वाला था। आरोही गुस्से से बोली, जुबान संभाल कर बात करो विद्युत। विद्युत चिढ़ते हुए दोबारा से बोला, क्यों? मैंने क्या ही गलत कहा है आरोही? भूल गई जब तुम्हारे प्यारे पापा ने तुम्हें बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था, और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ी तब तुम्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया था? ये सब होने के बावजूद भी तुम उनकी तरफदारी कर रही हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आरोही सीरियस टोन में विद्युत से बोली, ये सच नहीं है विद्युत, बल्कि सच ये है कि पापा ने मुझे मेरी भलाई के लिए खुद से दूर रखा, और रही बात अपना काम मुझे सौंपने की, तो उन्हें मुझ पर भरोसा था कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी और एक ना एक दिन ड्रग्स के उस काले धंधे को जड़ से खत्म कर दूंगी, जो कि मैंने किया भी। विद्युत चिढ़ते हुए बोला, ये तुम्हारा विश्वास नहीं बल्कि दकियानूसी बातें हैं, पर मैं तुम्हारे और डैड की तरह ना ही बेवकूफ हूँ और ना ही इमोशनल। मेरे लिए मेरी खुद की बनाई दुनिया ही सब कुछ थी, लेकिन जब मेरी दुनिया ही नहीं बची तो मैं जीकर क्या करूंगा? लेकिन आज सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि अपने डैड के खून के हर एक कतरे का हमेशा हमेशा के लिए वजूद मिटा दूंगा। ये कहते हुए विद्युत ने अपनी जैकेट खोली, जिसके अंदर उसने एक ऐसी वेस्ट पहनी थी जिस पर बॉम्ब बंधा था। वो उस बॉम्ब का ट्रिगर अपने हाथ में पकड़ते हुए बोला, मैंने अपना वादा पूरा किया आरोही। आज तुम्हारा परिवार तुम्हारे सामने है, और इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात क्या होगी कि तुम्हें अपने परिवार के साथ मरने का मौका मिल रहा है। डैड को याद करो आरोही, क्योंकि कुछ ही देर में हम सब उनसे नर्क में मिलने वाले हैं। विद्युत को ऐसा करते देख आरोही की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या आरोही और उसका परिवार विद्युत के साथ ही खत्म हो जाएगा? क्या यही इस कहानी का अंत है, या फिर से कोई चमत्कार होने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। विद्युत किसी भी वक्त उस ट्रिगर को दबा सकता था, जिस वजह से आरोही और उसका परिवार भी एक पल में खाक हो सकता था। पर इससे पहले विद्युत उस ट्रिगर को दबाता, अचानक से उस कैबिन के बाहर से बहुत तेज आवाज आनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उस कैबिन के बाहर आसमान में ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हों। आरोही को समझ आ गया कि एसीपी बग्गा पूरी फोर्स को लेकर उस आइलैंड पर पहुंच रहा है। एक पल के लिए विद्युत का ध्यान उस आवाज पर गया और वो कैबिन की छत की तरफ देखने लगा। उस एक पल के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए आरोही उसकी ओर तेजी से लपकी और उसके हाथ से वो ट्रिगर छीन लिया। इससे पहले विद्युत आरोही पर अपनी बंदूक से निशाना लगाता, आरोही ने उसके हाथ पर जोर से एक किक मारी, जिससे उसके हाथ से वो गन छूट गई। एक बार फिर आरोही और विद्युत के बीच हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें विद्युत आरोही से वो ट्रिगर छीनने की कोशिश कर रहा था, पर आरोही हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी कि विद्युत के हाथ वो ट्रिगर ना लगे।
तभी आरोही ने कैबिन का दरवाजा खोलते हुए उस ट्रिगर को वहां जंगल में फेंक दिया। ये देखकर विद्युत गुस्से से बौखला उठा और वहां पड़ी एक रॉड से बेड पर लेटे विक्रम के सिर पर उसने जोर से वार किया। ये देखकर आरोही का दिल उसके मुंह को आ गया और उसने विद्युत को रुकने को कहा। विक्रम के सिर पर रॉड पड़ते ही बेहोश पड़े विक्रम के शरीर में एक हरकत सी हुई। आरोही तेजी से विद्युत की तरफ बढ़ी और उसे रोकना चाहा, पर तभी विद्युत ने उस रॉड से आरोही पर वार किया, जिससे आरोही जमीन पर जा गिरी। विद्युत ने उस रॉड से आरोही के उसी कंधे पर वार किया था जिस पर कुछ देर पहले गोली लगी थी। आरोही जमीन पर गिरी दर्द से कराह रही थी। विद्युत आरोही की ओर बढ़ा और उस पर रॉड से वार करने लगा। आरोही खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर उस वक्त वो काफी कमजोर थी, जिस वजह से वो विद्युत के वार से खुद को बचा नहीं पा रही थी। विद्युत आरोही पर रॉड से वार करते हुए बोला, तुम हमेशा से मेरी जिंदगी में एक कोड़ की तरह रही हो आरोही। आज मैं उस कोड़ को अपने शरीर से काट कर अलग कर दूंगा। इतना कहते हुए उसने दोबारा से आरोही पर उस रॉड से वार किया। दर्द के मारे आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई और उस चीख में था एक नाम, विक्रम। जैसे ही आरोही के मुंह से विक्रम का नाम निकला, अचानक से बेड पर बेहोश पड़े विक्रम के शरीर में दोबारा से एक हरकत हुई। जैसे जैसे विद्युत आरोही पर वार किए जा रहा था, वैसे वैसे वो विक्रम का नाम चिल्लाई जा रही थी और उसके विक्रम के हर बार नाम लेने पर विक्रम के शरीर की हरकत बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक से विक्रम की आंखें खुली और उसके मुंह से एक नाम निकला, आरोही। भले ही विक्रम के मुंह से आरोही का नाम एक फुसफुसाहट की तरह निकला था, पर फिर भी आरोही के दिल ने विक्रम के दिल की पुकार सुन ली थी। वो एकदम से शांत हो गई, मानो जैसे वो अपने दिल में एक अजीब से एहसास को महसूस कर पा रही थी। विद्युत आरोही पर अभी भी वार किए जा रहा था, पर अचानक से उसे ऐसा लगने लगा था जैसे आरोही को उस रॉड की मार का एहसास ही नहीं हो रहा था। आरोही का सारा दर्द मानो गायब सा हो गया था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। आरोही की आंखों से आंसू तो बहे जा रहे थे, पर फिर भी उसकी आंखों में वो चमक लौट आई थी जो पिछले लंबे वक्त से कहीं गायब हो चुकी थी। आखिर में विद्युत वार करते करते थक गया, जिस वजह से वो उसे मारना छोड़ हाँफने लगा था। पर आरोही के चेहरे की मुस्कान उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने आरोही के सर पर जानलेवा वार करने के लिए एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत के साथ उस रॉड को ऊपर उठाया। पर तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका हाथ ऊपर हवा में ही अटक गया हो। वो रॉड को नीचे लाने की कोशिश कर रहा था, पर पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो उस रॉड को नीचे नहीं ला पा रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उस रॉड को पीछे से किसी ने पकड़ रखा था। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का पड़ा, जिससे वो नीचे गिर गया। जमीन पर गिरते हुए जैसे ही उसने खुद को संभालते हुए पीछे पलटकर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि विक्रम खड़ा था। विक्रम को अपने सामने देख आरोही के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। विक्रम ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा था, जैसे उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही हो। पर आरोही तकलीफ में है, ये जानकर उसके अंदर एक अलग सी ताकत आ गई थी। हालांकि अगले ही पल विक्रम दोबारा से कमजोर हो गया और लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। पर उससे पहले ही आरोही ने जमीन से उठते हुए उसे संभाला और अपनी गोद में उसका सिर रखकर बैठ गई। विक्रम ने झपकती पलकों से आरोही का चेहरा देखा। उसकी नजरों से साफ समझ में आ रहा था कि वो आरोही को पहचानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने तो आरोही को जब आखिरी बार देखा था तब आरोही का नित्या वाला चेहरा था। पर अब फिर से आरोही का चेहरा बदल चुका था, जो कि उसके ओरिजिनल फेस से काफी हद तक मिलता था। इसी वजह से विक्रम को वो पल याद आ गया जब उसने आरोही को पहली बार देखा था। उसने अपना हाथ उठाकर आरोही के गाल पर रखते हुए कमजोर आवाज में कहा, तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। विक्रम के मुंह से ये सुनते ही आरोही की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने विक्रम को अपने गले से लगा लिया। तभी अचानक आरोही को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सिर पर कुछ भारी सा रखा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सिर के ऊपर विद्युत खड़ा था, जिसके हाथ में एक गन थी और उसकी नोक पर आरोही का सिर। विद्युत गुस्से से बोला, बहुत हो गया आरोही, अब तुम्हारा खेल खत्म। आरोही की आंखों में एक कतरा भी डर नजर नहीं आ रहा था। वो विद्युत पर वार करने ही जा रही थी कि तभी एक गोली चलने की आवाज हुई और विद्युत जमीन पर ढेर हो गया। आरोही ने देखा कि गोली उसके सर के आर पार हो चुकी थी। जब उसने नजरें उठाकर दरवाजे की तरफ देखा
तो वहां राठौड़ हाथ में गन पकड़े खड़ा था। जमीन पर पड़े विद्युत की बेजान आंखें छत को ताक रही थीं और उसके सिर पर लगी गोली की वजह से उसके माथे से निकलता खून पूरी फर्श पर फैला हुआ था। अपने भाई की लाश देख आरोही को अपने कलेजे में एक दर्द सा महसूस हो रहा था, पर कहीं ना कहीं वो ये अच्छे से जानती थी कि विद्युत को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। राठौड़ के पीछे पीछे स्पेशल टास्क फोर्स की टुकड़ी भी वहां आई और कैबिन के अंदर भर गई। वो सब जमीन पर बेजान पड़े विद्युत को घेर कर खड़े हो गए थे। आरोही ने पलटकर विक्रम की तरफ देखा, जो एक बार फिर से बेहोश हो गया था। वो विक्रम को होश में लाने की कोशिश करने लगी, पर तभी राठौड़ ने उसे संभालते हुए कहा, रिलैक्स आरोही, विक्रम को कुछ नहीं हुआ है, वो बस बेहोश है। मेडिकल टीम भी यहाँ मौजूद है, वो विक्रम और तुम्हारे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगले कुछ ही मिनट्स में मेडिकल टीम वहां आई और विक्रम और बच्चों को चेक किया। उन लोगों ने आरोही को बताया कि उनके हिसाब से विक्रम और बच्चों को काफी लंबे वक्त से बेहोश रखा गया है, इसलिए उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। हालांकि किसी की भी जान को कोई खतरा नहीं है। ये जानकर आरोही ने राहत की सांस ली। मेडिकल टीम विक्रम और बच्चों को अपने साथ लेकर उस कैबिन से निकल गई। विक्रम और आरोही के बच्चों को डॉक्टर विश्वनाथ के साथ एयर एम्बुलेंस से उस टापू से निकाला गया, पर जख्मी होने के बावजूद भी आरोही उस वक्त वहां से जाने को राजी नहीं हुई थी। जब ध्रुव और राठौड़ ने उससे वहां से ना जाने की वजह पूछी, तो आरोही ने उनसे कहा, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने कुछ लोगों से वादा किया है, मुझे अपना वो वादा निभाना है। आरोही की बात राठौड़ के समझ में नहीं आई, पर ध्रुव अच्छे से समझ रहा था कि आखिर आरोही क्या कहना चाह रही थी। दूसरी तरफ जंगल में मौजूद आदिवासी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि पिछले कुछ देर से वो आसमान में आते जाते कई सारे हेलीकॉप्टर्स देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक से वहां ऐसा क्या हो रहा था कि एक साथ इतनी सारी हेलीकॉप्टर्स उस टापू में आए हुए थे। आदिवासियों का सरदार पूरे समय आसमान की तरफ देख रहा था और ईश्वर से अपने लोगों की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। तभी आदिवासियों का एक बच्चा जंगल की ओर अपना हाथ उठाकर अपनी भाषा में कुछ बोलने लगा। वहां मौजूद उनके सरदार के साथ साथ उन आदिवासियों ने भी जब उस तरफ देखा, तो उन सब की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, क्योंकि उनके सामने आरोही उनकी बस्ती की तरफ आ रही थी। पर वो अकेली नहीं थी, बल्कि उसके साथ वो सभी आदिवासी भी थे जिन्हें विद्युत ने काफी समय से कैद करके रखा था। अपने लोगों को दोबारा से अपने सामने देख उन आदिवासियों के जज्बात उनके काबू में नहीं रहे और वो दौड़कर अपने अपने परिजनों से जाकर लिपट गए। आज कई सालों बाद आदिवासियों की उस बस्ती में खुशी वापस लौटी थी और उसकी वजह सिर्फ आरोही थी, जिसने उनसे किया हुआ अपना वादा पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था। भले ही आरोही और उन आदिवासियों के बीच भाषा की दीवार थी, लेकिन उनके दिल में सिर्फ एक ही भाषा थी जिसे वो दोनों ही समझ पा रहे थे, प्यार और इंसानियत की भाषा। वो सभी आदिवासी आरोही को घेर कर खड़े हो गए और घुटनों के बल बैठते हुए अपने अपने सिर झुकाकर उसका धन्यवाद करने लगे। उस वक्त आरोही का मन बहुत ही ज्यादा भावुक हो गया था और वो अपने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रही थी। उन आदिवासियों ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से आरोही को अलग अलग भेंट दी और आरोही उन सबसे विदा लेकर ध्रुव और राठौड़ के साथ उस टापू को छोड़कर अपने घर के लिए वापस लौट चली। इस तरफ डॉक्टर विश्वनाथ और आरोही के परिवार को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली वापस लाया गया था, जहां उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही मीडिया को विक्रम और पैंथर के बारे में सारा सच पता चल चुका था, क्योंकि एसीपी बग्गा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कुछ ऐसे सबूत पेश किए थे जिससे पूरी दुनिया को पैंथर यानी विद्युत की पूरी कहानी समझ में आ गई थी। हॉस्पिटल के बाहर ढेर सारे प्रेस रिपोर्टर्स विक्रम रायजादा और उसके परिवार की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। यहाँ तक कि वो सब आरोही को भी ढूंढ रहे थे, जो अभी तक हॉस्पिटल पहुंची नहीं थी। जैसे ही आरोही वहां आई, सारे मीडिया वाले उसकी ओर दौड़े, पर ध्रुव और राठौड़ उसे मीडिया से बचाते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले गए। हॉस्पिटल के अंदर जाते ही डॉक्टर्स ने आरोही के घायल कंधे का इलाज करना चाहा, पर आरोही सबसे पहले विक्रम और अपने बच्चों से मिलना चाहती थी, इसलिए वो अपना इलाज कराए बिना सीधा आईसीयू में गई। विक्रम का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था और अब उसकी हालत पहले से काफी सुधरी हुई नजर आ रही थी। डॉक्टर्स की परमिशन के साथ आरोही आईसीयू में दाखिल हुई और विक्रम के पास जाकर बैठ गई। अपने विक्रम को दोबारा से अपनी जिंदगी में पाकर आरोही बहुत ही ज्यादा खुश थी, पर साथ ही उसे विक्रम को उस हाल में देखकर बहुत बुरा भी लग रहा था।
कुछ देर वो वहीं विक्रम के पास बैठी रही और फिर आईसीयू से बाहर आ गई। बाहर आकर उसने डॉक्टर से अपने बच्चों के बारे में पूछा, जिस पर एक डॉक्टर ने उससे कहा, मिसेस रायजादा, आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। आपके हस्बैंड और आपके बच्चे अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन लंबे वक्त से उन्हें जिस केमिकल की वजह से बेहोश रखा गया था, उस वजह से उनकी बॉडी को दोबारा से नॉर्मल रिएक्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा। उन्हें कुछ वक्त के लिए हॉस्पिटल में ही ऑब्जर्वेशन में रहना होगा और फिर कुछ दिन बाद आप उन्हें वापस अपने घर ले जा सकती हैं। डॉक्टर्स की बात से आरोही को एक सुकून सा महसूस हुआ। उसके बाद उसने डॉक्टर से पूछा, क्या मैं एक बार अपने बच्चों से मिल सकती हूँ? डॉक्टर ने कहा, श्योर मिसेस रायजादा। वो डॉक्टर आरोही को उस रूम में लेकर गया जहां उसके बच्चों को एडमिट किया गया था। उन तीनों को देखकर आरोही का दिल भर आया। पिछली बार जब उसने अपने बच्चों को देखा था, तब से उनकी उम्र 1 साल ज्यादा नजर आ रही थी, पर वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे। आरोही अपने तीनों बच्चों के पास गई और नम आंखों से उनके माथे चूमे, पर जब वो सुमित के माथे को चूम रही थी, तभी सुमित ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आरोही को देखकर घबराते हुए बोला, तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? सुमित की बात सुनकर आरोही हैरान रह गई और ये सोचने लगी कि कहीं सुमित अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठा था। क्या सच में सुमित अपनी याददाश्त खो बैठा था? आरोही की जिंदगी की सारी कसौटियां खत्म हो गई थीं, या फिर ये एक नई परीक्षा साबित होने वाली थी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। होश में आने के बाद सुमित बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और डर के मारे थोड़ा छटपटा रहा था। आरोही उसे काबू करने की कोशिश कर रही थी, पर सुमित उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तभी वहां एक डॉक्टर अपनी टीम के साथ आया और आरोही को दूर हटाते हुए सुमित को ट्रीट करने लगा। उसने सुमित को एक इंजेक्शन दिया, जिससे कुछ ही देर में सुमित थोड़ा कंट्रोल में आते हुए दोबारा से सो गया। सुमित को उस हालत में देखकर आरोही को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। डॉक्टर ने आरोही को शांत होने को कहा और उसे लेकर हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में चला गया। डॉक्टर्स की एक टीम आरोही के घाव का ट्रीटमेंट कर रही थी। उसके साथ वहां ध्रुव मौजूद था। तभी आरोही ने डॉक्टर से सवाल किया, सुमित को क्या हुआ है डॉक्टर? कहीं उसकी याददाश्त तो? डॉक्टर आरोही को समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है मिसेस रायजादा। दरअसल आपके पति और बच्चे पिछले 1 साल से दवाइयों के चलते नींद में थे, जिस वजह से होश में आने के बाद उनका इस तरह से रिएक्ट करना काफी नॉर्मल है। इस तरह के मामले में पेशेंट को दोबारा से मेंटली और फिजिकली फिट होने में थोड़ा वक्त लगता ही है। ये सुनकर आरोही दंग रह गई, क्योंकि इसका ये मतलब था कि जब से विक्रम और बच्चों को किडनैप किया गया था, तब से ही उन्हें बेहोश रखा गया था। आरोही को फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर और उसकी टीम उस कमरे से बाहर चले गए, पर आरोही अभी भी उदास होकर बैठी हुई थी। तभी ध्रुव आरोही से बोला, क्या हुआ आरोही, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? आरोही थोड़ा उदास होते हुए बोली, पता नहीं सुमित को क्या हुआ है। वो मुझे इस तरह से देख रहा था मानो जैसे वो मुझे पहचान ही ना रहा हो। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गया? ध्रुव के पास इसका कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर कमरे में खामोशी छाई रही। अचानक ध्रुव को कुछ रियलाइज हुआ। उसने आरोही से कहा, मुझे लगता है सुमित के तुम्हें ना पहचानने की वजह तुम्हारा ये चेहरा है। ध्रुव की बात से आरोही को ध्यान आया कि उसके बच्चों ने उसका वो नया चेहरा कभी देखा ही नहीं था, और शायद यही वजह थी कि सुमित ने उसे देखकर इस तरह से रिएक्ट किया था। आरोही ने अपने हाथ से अपने चेहरे को छुआ। विक्रम ने उसका वो चेहरा पहले भी देखा हुआ था, जिस वजह से उसे आरोही को पहचानने में जरा सी भी दिक्कत नहीं हुई थी। पर उसके तीनों बच्चों ने हमेशा से आरोही का वही चेहरा देखा था जो उसे पहली बार प्लास्टिक सर्जरी से मिला था, जिस वजह से उन्हें आरोही को पहचानने में थोड़ी परेशानी होने वाली थी। आरोही ने ध्रुव से कहा, क्या मेरे बच्चे मुझे इस चेहरे के साथ कभी एक्सेप्ट कर भी पाएंगे ध्रुव? अगर उन्होंने मुझे अपनी मां मानने से इनकार कर दिया तो? ध्रुव आरोही को समझाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा आरोही, तुम उनकी मां हो, और भले ही उनके लिए तुम्हारा चेहरा क्यों ना बदल गया हो, पर तुम्हारा एहसास वो कभी नहीं भूल सकते। तुम्हें उन्हें थोड़ा वक्त देना होगा, और जैसे जैसे तुम उनके साथ वक्त बिताओगी, उन्हें वापस से ये एहसास हो जाएगा कि तुम उनकी मां ही हो। इसलिए अपना दिल छोटा मत करो। ध्रुव की बात से आरोही को हिम्मत मिली, पर अभी भी उसे अपने बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। तभी वहां पूजा आई और आरोही को अपने सामने देखकर उससे लिपट गई। वो दोनों सहेलियां रोई जा रही थीं, पर वो आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे।
पूजा आरोही के आंसू पोंछते हुए बोली, बस करो आरोही, अब तुम्हारे आंसू बहाने के दिन जा चुके हैं। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है और इस खुशी के मौके पर तुम्हें रोना नहीं चाहिए। पूजा के ऐसा बोलने से आरोही को बहुत सुकून मिल रहा था। ध्रुव उन दोनों सहेलियों को थोड़ा वक्त साथ रहने देना चाहता था, जिस वजह से वो वहां से उठकर बाहर जाने लगा। तभी पूजा ध्रुव को रोकते हुए बोली, ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ध्रुव ने रुकते हुए पूजा की तरफ देखा। पूजा उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, थैंक्स मेरी दोस्त की मदद करने के लिए। ध्रुव ने पूजा को एक हल्की सी स्माइल दी और उस कमरे के बाहर चला गया। पर अभी भी पूजा की नजर दरवाजे की तरफ ही थी। आरोही को पूजा की आंखों में कुछ अजीब सा नजर आ रहा था, पर फिर भी उसने उस वक्त उससे कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। हॉस्पिटल में रहते हुए आरोही को अब 2 दिन बीत चुके थे और धीरे धीरे विक्रम और उसके बच्चों की तबीयत पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो रही थी। आरोही पूरा वक्त कभी विक्रम तो कभी अपने बच्चों के कमरे में बिता रही थी और उनका ध्यान रख रही थी। विक्रम को अब आईसीयू से वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। आरोही उसके सिरहाने पर उसका हाथ अपने हाथ में थामे बैठी थी। वो लगातार विक्रम को देखे जा रही थी और उसके दिमाग में उसकी जिंदगी के वो लम्हे चल रहे थे जब वो अपने विक्रम से दूर हो गई थी। इतने वक्त तक आरोही को विक्रम से नफरत थी, क्योंकि उसे इस सच्चाई का पता नहीं था कि जिस शख्स ने उसे जिंदा जलाने की कोशिश की थी वो उसका विक्रम नहीं बल्कि कोई बहरूपिया था। आरोही एक नए चेहरे और एक नई पहचान के साथ वापस सिर्फ इस वजह से लौटी थी क्योंकि वो विक्रम को बर्बाद करना चाहती थी। पर आज जो सच उसके सामने आया था, उसे देखकर आरोही के दिल में ये अफसोस पैदा हो रहा था कि आखिर उसे अपने विक्रम को पहचानने में इतनी देर कैसे हो गई थी। आरोही की आंखों से लगातार आंसू बहे चले जा रहे थे और उसके दिल में उठ रहा दर्द उसे चैन से रहने नहीं दे रहा था। तभी अचानक उसके कान में धीमी सी आवाज पड़ी, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं, इन्हें बेवजह मत बहाया करो। आरोही ने अपना सिर उठाकर देखा तो विक्रम उसे प्यार भरी नजरों से देख रहा था। विक्रम को होश में आता देख आरोही की आंखों में एक चमक आ गई। वो उठकर उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप कैसे हो? विक्रम ने आरोही का हाथ अपने सीने पर रखते हुए जवाब दिया, अब ठीक हूँ। आरोही की आंखों से अभी भी आंसू बहे चले जा रहे थे। विक्रम ने धीरे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो आरोही? क्या मुझे अपने सामने देखकर तुम खुश नहीं हो? आरोही ने सिसकियां भरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो विक्रम, तुम नहीं जानते मैं। विक्रम ने आरोही के होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, मुझे जानना भी नहीं है और ना ही कुछ समझना है। अगर मैं कुछ जानता हूँ तो बस ये कि तुम मेरे सामने हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आरोही ने दोबारा से विक्रम का हाथ अपने हाथ में ले लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, मैं तुमसे वादा करती हूँ विक्रम कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, फिर चाहे जिंदगी या किस्मत मेरा कितना भी इम्तिहान क्यों न ले। विक्रम आरोही के हाथ को चूमते हुए बोला, मुझे इस बात पर यकीन है आरोही, अब चाहे खुदा भी नीचे आकर अपना पूरा जोर ही क्यों न लगा ले, वो खुद भी हमें अलग नहीं कर सकता। विक्रम के इतना कहते ही आरोही ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। आरोही और विक्रम की जिंदगी में सब कुछ ठीक तो नजर आ रहा था, पर यह हैप्पी एंडिंग नहीं थी, क्योंकि आने वाला समय उनकी जिंदगी में क्या कुछ लाने वाला था इसका अंदाजा उन्हें अभी भले ही नहीं था, पर बहुत जल्द उन्हें एक ऐसी जद्दोजहद से गुजरना था जिससे लड़ने में हर इंसान अंदर से टूट जाता है। पर उस वक्त इस बात से बेखबर आरोही और विक्रम एक दूसरे की बाहों में अपने सभी गम भूल कर बैठे हुए थे। वहीं उस रूम के बाहर खड़ा ध्रुव खिड़की से अंदर झांक रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके दिल की खुशी और दर्द दोनों को बयां कर रहे थे। तभी ध्रुव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब ध्रुव पीछे मुड़ा तो उसके पीछे पूजा खड़ी थी, जो आंखों में हमदर्दी लिए उसे देखे जा रही थी। पूजा ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, तुम ठीक तो हो ना ध्रुव? ध्रुव ने अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा कर कहा, इस वक्त मुझसे ज्यादा ठीक और कोई नहीं हो सकता। आखिर मैंने अपनी दोस्ती का कर्ज चुका दिया। मैंने आरोही से वादा किया था कि मैं उसे उसके परिवार से मिलाने में मदद करूंगा। मेरा वादा पूरा हुआ। अब मेरी इस कहानी में कोई जगह नहीं है। इतना कहते हुए ध्रुव वहां से जाने लगा। पूजा उसे रोकना चाह रही थी, पर न जाने क्यों वो चाहकर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। पर रूम के अंदर बैठी आरोही ने खिड़की के बाहर पूजा और ध्रुव को बात करते देख लिया था। यहाँ तक कि उसने पूजा के चेहरे से
उसके दिल को भी पढ़ लिया था। ध्रुव अपने घर में बैठा पैकिंग कर रहा था जब आरोही उसके घर में दाखिल हुई। आरोही को वहां आया देख ध्रुव हैरान होते हुए उससे बोला, आरोही तुम यहाँ? आरोही ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई जहां घर का सामान इधर उधर फैला हुआ था। आरोही ध्रुव से बोली, कहाँ जा रहे हो ध्रुव? ध्रुव ने एक हल्की स्माइल के साथ मजाकिया अंदाज में कहा, वापस अपनी दुनिया में। मैंने अपना बिजनेस वापस से यूएस शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि जब तक इंडिया में रायजादा मोटर्स है तब तक यहाँ बहुत कंपटीशन है। ऐसा कंपटीशन जिसे मैं जीत नहीं सकता। आरोही ध्रुव की मस्ती भरी आंखों में छुपे दर्द को साफ पढ़ पा रही थी। वो ध्रुव की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे माफ करना ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे। ध्रुव आरोही को बीच में ही रोकते हुए बोला, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है आरोही। मैं ये हमेशा से जानता था कि चांद को चाहने और हासिल करने में बहुत फर्क होता है। चाहता तो चांद को चकोर भी है, लेकिन उसके नसीब में सिर्फ चांदनी ही आती है। इसलिए तुम्हारी यादों के साथ ही मैं अपनी आगे की जिंदगी गुजार लूंगा। और वैसे भी इश्क में इमरोज होना सबको नसीब नहीं होता। आरोही के पास ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं था। तभी ध्रुव ने अपना सूटकेस उठाया और वहां से जाने लगा। तभी आरोही उसे रोकते हुए बोली, मैं जानती हूँ ध्रुव कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नहीं मिली और मुझे इस बात का अफसोस भी है, पर जो तुम्हें अपनी मोहब्बत मानती है तुम्हें उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ध्रुव रुका और पलटकर आरोही को हैरानी से देखने लगा। तभी आरोही ने आगे कहा, मैंने पूजा की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है ध्रुव, पर वो कभी ये तुमसे कह नहीं पाएगी, क्योंकि मैं अपनी बचपन की दोस्त को अच्छे से जानती हूँ। हमेशा से उसने जो भी चाहा उसे वो पा न सकी, पर आज मैं चाहती हूँ कि उसे उसके हिस्से की खुशी मिले। इसलिए अगर हो सके तो सिर्फ मेरे लिए उसका हाथ थाम लो। इसे मेरी दोस्ती का आखिरी तोहफा समझ लेना। ध्रुव शांत आंखों से आरोही को घूरे जा रहा था, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। इसके बाद आरोही ने ध्रुव से एक शब्द भी नहीं कहा और वहां से निकल गई। अगले कुछ ही दिनों में विक्रम और आरोही के बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। शुरू में आरोही के बच्चों को आरोही का चेहरा पहचानने में दिक्कत हुई, पर एक माँ के दिल के आगे चेहरा हार गया और आरोही के बच्चों को वापस से अपनी माँ का प्यार मिला। विक्रम ने भी दोबारा से अपना बिजनेस संभाला और वो सब फेरी टेल की हैप्पी एंडिंग की तरह खुशी खुशी साथ रहने लगे। आज कई सालों बाद उन सब की उम्र भले ही बढ़ गई थी, पर उसके साथ कुछ और भी था जो वक्त के साथ बढ़ता रहा, उन सब के बीच का प्यार। विक्रम का बिजनेस अब इंडिया के साथ साथ दुनिया के बाकी हिस्सों में भी फैल चुका था और आरोही भी विक्रम की मल्टीपल बिजनेस की कमान संभालने लगी थी। वहीं सुमित कॉलेज में आ गया था, जबकि आरव और आर्या अभी स्कूल में थे। स्कूल के साथ साथ आरव अपने खुद के स्टार्टअप के लिए भी काम कर रहा था, जबकि सुमित के दिन कॉलेज लाइफ एंजॉय करने के थे। जिस तरह सुनहरा दिन आने के बाद लोग काली रात को भूल जाते हैं, उसी तरह वो सब भी अपनी पिछली जिंदगी के काले वक्त को भूलकर आगे बढ़ चुके थे। गर्मियों की छुट्टी के बाद आज आर्या और आरव का स्कूल दोबारा से खुला था। वहीं सुमित कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। रायजादा मैंशन की सुबह बाकी हर सुबह की तरह ही थी, पर आज सालों बाद ध्रुव और पूजा की बेटी रुनझुन इंडिया वापस आ रही थी, जिस बात से सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठा विक्रम अपनी कंपनी के बढ़ते शेयर्स को अपने मोबाइल में देखकर खुश हो रहा था कि तभी आरोही उसके पास आकर बोली, विक्रम, तुम्हें अपने बिजनेस के अलावा और कुछ भी समझ आता है या नहीं? रुनझुन की फ्लाइट को आने में अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और तुम हो कि अभी तक यहीं हो। विक्रम अपने मोबाइल से अपना ध्यान हटाते हुए आरोही से बोला, तुम बिना बात की फिक्र करती हो आरोही, अभी रुनझुन के आने में काफी टाइम है, रिलैक्स। आरोही मुंह बनाते हुए विक्रम से बोली, तुम भी ना विक्रम, क्या तुम्हें जरा सा भी एक्साइटमेंट नहीं है कि रुनझुन अपनी 12th करने इंडिया आ रही है? और लोग तो हायर एजुकेशन के लिए यूएस जाते हैं, पर रुनझुन ने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करने के लिए हमारे देश को चुना है और वो अगले कुछ साल तक हमारे साथ ही रहेगी। अगर तुम उसे रिसीव करने में लेट हो गए तो ध्रुव और पूजा क्या सोचेंगे कि जिनकी जिम्मेदारी पर वो अपनी बच्ची को भेज रहे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। वैसे तो रुनझुन उम्र में आर्या और आरव से छोटी थी, लेकिन विक्रम और बच्चों को इतने लंबे वक्त तक किडनैप करके रखा था और फिर उनको रिकवर होने में टाइम लगा था, जिस वजह से उनको वापस स्कूल शुरू करने में टाइम लग गया था। इसी वजह से रुनझुन भी अब 12th में पहुंच गई थी। विक्रम एक हल्की स्माइल के साथ बोला, तुम इतना ज्यादा मत सोचो आरोही, और वैसे भी अगर मुझे एयरपोर्ट जाने में लेट हो भी गया तो क्या, हमारा बेटा जरा सी भी देर नहीं करेगा।
जब से आरव को पता चला है कि रुनझुन यहाँ आने वाली है, तब से उसने एयरपोर्ट के बाहर ही डेरा जमा लिया है। विश्वास ना हो तो उसे खुद फोन लगाकर पूछ लो। विक्रम की बात सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिना बात मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो। विक्रम ने आरोही को पकड़कर अपने पास खींचते हुए कहा, वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो उतना ही रोमांटिक है जितना कि मैं। विक्रम के ऐसा बोलने पर आरोही शर्मा गई और उससे दूर होते हुए बोली, तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाते हो। इस वक्त मेरे पास तुम्हारे साथ रोमांस करने का टाइम नहीं है। आरव तो आज स्कूल जाने से रहा, कम से कम मुझे जाकर आर्या को स्कूल के लिए तैयार तो करने दो। तुम्हें पता है ना कि इस साल उसका 12th है, इस बार उसे कम से कम 90% तो लाने ही पड़ेंगे। ये कहते हुए आरोही लिविंग एरिया से निकलकर आर्या के रूम की तरफ चली गई। उसने आर्या के रूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए उसका नाम पुकारा। वैसे तो हर रोज उसे आर्या के रूम से उसका जवाब मिलता था, पर आज रूम के अंदर से एक भी आवाज नहीं आई थी। आरोही को वो थोड़ा अजीब लगा और वो दरवाजा खोलते हुए आर्या के रूम में दाखिल हुई। पर जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि आर्या अपने बेड पर नहीं थी। वो हैरान होते हुए बड़बड़ाई, अरे ये आर्या कहाँ चली गई? आखिर आर्या कहाँ थी? क्या आरव रुनझुन को पसंद करता था? इस नई कहानी में आगे क्या होने वाला था? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस शो के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।